हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डिप्लोमा लेक्चर चैनल पर। और जैसा कि आपके टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक मशीन का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा 2021 का है। ठीक, तो 19 मार्च 2021 का पेपर मेरे पास है, तो उसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, और इसके एंड में जब ये सॉल्व हो जाएगा तो जितने टॉपिक होंगे आपसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सब मैं यहाँ पर एक लाइन से लिख दूंगा और थोड़ा एक इंट्रो भी दे दूंगा। अगर आप इतनी चीज़ों से पढ़ लेते हैं तो 100% आप जो है एग्ज़ाम को मतलब पास कर जाएंगे। ठीक, हाइड्रोलिक बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर इसको समझ के पढ़ें तो। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर पहले एक मेन बात जान लें कि जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट है क्या चीज़ का। किसी चीज़ को यही नॉलेज नहीं रहता कि भाई सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं और हमको नॉलेज ही नहीं है कि इसमें पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़े जा रहे हैं, रट ले रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, हमेशा कहा जाता है कि रटिए मत, आप लोग रटने वाला काम करते हैं। हाइड्रोलिक क्या होता है? हाइड्रोलिक क्या होती है? साइंस की वो ब्रांच होती है जहाँ पे अगर कोई भी फ्लूइड कहीं भी बह रहा हो, है ना, कोई भी फ्लूइड कहीं भी बह रहा हो या फिर रुका हो, ठीक, या फिर स्टैटिक कंडीशन में या तो मोशन में हो, तो उसके ऊपर जितने भी तरह के फोर्सेस लग रहे हैं उन सब की हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? हाइड्रोलिक के अंदर। ठीक, और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो पास्कल हमारे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जो पढ़ चुके होंगे, उनको पता होगा कि ये टर्म्स क्या है, और जो नहीं पढ़े होंगे तो भाई उनको नया नया लग रहा हो। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल आइडियल विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक, क्या क्या है? आइडियल फ्लूइड, आइडियल मतलब समझ रहे होंगे जैसे क्या होता है। आइडियल फ्लूइड समझ लीजिए एक तरह से मानने वाला चीज़ होता है, जो एग्जिस्ट तो नहीं करता पर माना जाता है, कंडीशन मानी जाती है आइडियल फ्लूइड की, जिसके बेसिस पे हम सभी फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ठीक, और एक फ्लूइड होता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में क्या होता है, हम जो यूज़ करते हैं जितने भी मतलब आपके फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है जो यूज़ हो रही है, जैसे कि हम लोग देखते हैं फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। फ्लूइड में विस्कोसिटी हो सकती है ना, क्या यही सब टर्म तो हो सकते हैं। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी हो, है ना, जो कंप्रेसिबल हो, है ना, ये सब प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी वो क्या होगा? रोटेशनल हो सकता है। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी जिस फ्लूइड के अंदर, रियल फ्लूइड मतलब जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो हो गए रियल फ्लूइड। जैसे बहता हुआ झरना हो गया, नौच हो गया, वियर हो गया, ठीक, जितनी भी चीज़ें बहने वाली जिसमें से पानी बह रहा है वो हमारे एग्जाम्पल किसके हो गए? रियल फ्लूइड के। ठीक, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसमें विस्कोसिटी ना हो, वो इनकम्प्रेसिबल हो, है ना, नो विस्कोसिटी। और जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दें कि पेपर भी हिंदी का इंग्लिश में बन के आता है। तो आप लोग जितने भी टर्म्स हैं हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक, पर उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में वो जान के ज़रूर रखें। ठीक, क्योंकि ऐसे टर्म डायरेक्ट लिख देगा हिंदी में ही, ठीक, विस्कोसिटी ही लिख देगा, तो फिर आप कहेंगे अब विस्कोसिटी क्या है, श्यानता आप जान रहे हैं। ठीक, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसमें विस्कोसिटी ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक, इररोटेशनल हो, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं थी, ठीक, सारी इसमें पाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आइडियल फ्लूइड एक और एक रियल फ्लूइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये पहले का ये था। ठीक, अब बी पार्ट में हमारा दो चीज़ है। क्या क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो सबसे पहले टर्म समझेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके पहले जो हम ये बता रहे थे आइडियल फ्लूइड और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी कि विस्कोसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विस्कोसिटी नॉर्मल सा अगर समझना चाहेंगे आप लोग तो मैं बता देता हूँ। कोई भी फ्लूइड जब बहता है, यानी कोई भी, मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक, ये पानी की एक लेयर होगी ना। पानी किस में बहता है? लेयर्स में बढ़ता है, हमें दिखता नहीं पर बहता तो लेयर्स में ही है।
तो एक ऊपर वाली लेयर होगी, एक ये वाली लेयर होगी। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, मतलब लेयर्स के बीच में होने वाला रेजिस्टिव मोशन ही हमको बताता है कि क्या है विस्कोसिटी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, विस्कोसिटी। जैसे आप तेल देखते हैं, तो तेल जब बहाते हैं, मतलब गिराते हैं एक तरह से कहना चाहे तो, है ना, तेल जब गिरता है क्या होता है, वो डेंस ज़्यादा होता है, मतलब खूब गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा विस्कस है, एक दूसरे के जो फ्लूइड पार्टिकल हैं जल्दी भागने नहीं दे रहे हैं ना, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है, आराम से नहीं। यही अगर आप पानी को गिराते हैं तो तुरंत फ्लो बहुत तेज़ी से गिरता है ना। तो क्या हो गया, इससे पता लग गया कि आपको विस्कोसिटी, किस में विस्कोसिटी ज़्यादा है, किस में कम है। और ये भी पता लग गया कि विस्कोसिटी होती क्या है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल हैं उनके बीच में होने वाले मोशन को, रेजिस्टिव मोशन को, मतलब जो एक दूसरे का विरोध करते हैं फ्लूइड के पार्टिकल, है ना, उसको क्या कहते हैं, ये टर्म विस्कोसिटी होता है। ठीक, विस्कोसिटी समझ में आ गया आपको। और अगर नहीं तब भी समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए, फिर आपको बताएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है, कॉल कर सकते हैं। ठीक, कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आता है इस पूरे वीडियो के दौरान, जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम भी है डिप्लोमा लेक्चर का, और हमारा व्हाट्सएप तो है ही। ठीक, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप चाहें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी रहेगी, वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, चाहे HHM हो, CET हो, BC हो, किसी भी सेमेस्टर का हो पॉलिटेक्निक। ठीक, चलिए हम पेपर पे आते हैं। यही बात, टॉपिक था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ठंडी है इस वजह से मार्कर सही नहीं चल रहा। स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म क्या होता है ना। पहले चैप्टर जो है आपका, उसमें बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आने डिट्टो एकदम लिख के लीजिए। क्या है उसके अंदर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक, स्पेसिफिक वेट है, जितना भी चीज़ें, सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और इसमें से एक टॉपिक जरूर आएगा, फिक्स रहता है। आपको रिलेशन भी निकालने कह देगा स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में रिलेशन निकालिए। अगर दोनों टर्म आपको पता रहेंगे तो आप फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या होता है, रो ऑफ लिक्विड होता है। रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी को किसी से करते हैं, रो से। ठीक, यानी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक, कि एक स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड मतलब जो चीज़ हमको पता हो। स्टैंडर्ड क्या होता है, जो चीज़ हमको पता हो। तो वाटर की डेंसिटी हमको पता रहता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये लिक्विड जिसकी हमें डेंसिटी नहीं पता है, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में जब इसकी डेंसिटी पता करते हैं तो ये हमारी क्या निकल के आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है। ठीक, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर। समझने की कोशिश कीजिए, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में किसी लिक्विड की हम डेंसिटी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। ठीक, यानी कि हमको अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या चीज़, अगर हम किसी कह दें कि किसी लिक्विड का, हमें लिक्विड दे दिया और आपसे कहें कि अब इसकी हमें डेंसिटी बताओ, है ना, कोई लिक्विड दे दिया, हम कहें इसकी डेंसिटी बताओ, कैसे बताओगे। वाटर का पता है आपको 1000 होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया रहेगा। तो अगर सिंपल सा फार्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, एक हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमको वाटर पता था, और जो लिक्विड हमको दिया गया था उसके रिस्पेक्ट में निकाला। और हमसे कही कि अगर यही उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि रो लिक्विड मतलब जो आपको दिया गया है तरल पदार्थ, उसका घनत्व हमको बता दीजिए, तो घनत्व क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर, यानी कि 1000 इंटू एस। सिंपल सा अगर याद करना चाहें तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी आपको निकालने क्या होता है फार्मूला, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड। ठीक, ये चीज़ हमको पता रहेगी, ये चीज़ पता रहेगी, गिवन रहेगी, जान लीजिए। ठीक, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे नहीं, मतलब जैसे अगर हमेशा तो है नहीं कि पानी ही बहेगा, वाटर ही बहने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हमेशा पानी थोड़ा बहता, हो सकता है हमने तेल गिरा दिया, तेल बहने लगा हो, है ना भाई, हम कुछ भी बहा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, रो ऑफ, ये हो गया नोन, रो क्या हो गया, नोन, ये क्या हो गया, अननोन।
नोन मतलब जो पता हो, अननोन मतलब जो नहीं पता हो, ठीक। नोन मतलब जो पता हो, अननोन मतलब अगर कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमको पता है, एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमको नहीं पता है, जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या बन के आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब रो ऑफ नोन लिक्विड रेशियो टू रो ऑफ अननोन लिक्विड। मतलब कि एक लिक्विड हमको पता, मान लें हमने कह दिया कि हमें ऑयल की पता है, ठीक, ऑयल की डेंसिटी हमको पता हुआ है, हमको इसकी निकालनी, यहाँ जो अननोन लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या हो सकता है, मरकरी हो, है ना, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जो भी हो, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो क्या हो गया, रो ऑफ नॉन लिक्विड मतलब जो हमें पता था, यानी कि वाटर हमको पता रहता है अधिकतर, है ना, और रो ऑफ अननोन लिक्विड, है ना, दोनों का रेशियो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा, एक बार फिर से रिवीजन के लिए आपको बता सकते हैं, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी हमको पता हो, वाटर हमको पता रहता है 1000, ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी हो या फिर निकालनी हो या फिर दिया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है जिसके टर्म, ठीक। दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक टर्म और, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है यानी कि एस दिया हुआ है, तो आप उस लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या हो गया, वाटर दिया, अगर वाटर रहेगा तभी निकल पाएगा, क्योंकि वाटर की ही 1000 होती है, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो फ्लूइड रहेगा उसकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी, उसका घनत्व निकल के आ जाएगा, ठीक। ये क्या बताया कि अगर मान लो पानी ना रहा हो, दूसरा फ्लूइड हो, हमेशा पानी नहीं बहेगा, तो क्या हो गया, जिसका हमें पता है उसकी डेंसिटी नीचे जो है जिसका पता है उसकी डेंसिटी, और जिस फ्लूइड का हमें डेंसिटी नहीं पता है वो, इन दोनों के रेशियो को भी क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों टर्म एक ही हैं, ठीक, समझने की कोशिश कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जितनी चीज़ें बता रहे सब नोट कर लीजिए, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म आपका क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोलिक में कोई भी अगर दिक्कत होती है आपको तो हमसे कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा वो दिया हुआ है ग्रुप, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारे न्यूटन साहब जी थे, उन्होंने क्या दिया कि फ्लूइड के लिए एक हमको फार्मूला दिया, क्या दिया, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में। जैसा कि हमने कहा था कि हाइड्रोलिक क्या होती है कि फ्लूइड जितना होता है, फ्लूइड क्या होता है, एक फ्लूइड टर्म, ये भी लिख देते हैं, कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी मटेरियल अगर लिक्विड फॉर्म में है या तो गैस फॉर्म में है, वो किसके अंदर आता है, हमारा फ्लूइड के अंदर आता है, उसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक। तो फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में उन्होंने हमको एक फार्मूला दे दिया। क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, भाई ये कोई पाइप ले ली, ठीक, इसमें हमारा क्या हो रहा है, फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फ्लूइड बह रहा है। उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कोई फ्लूइड बहता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है कुछ तरीके से बनती है। वेलोसिटी प्रोफाइल से ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। क्या होता है कि जो सबसे ऊपर की लेयर का जो पानी रहता है, वो जब भी हम स्ट्रेस डालते हैं तो सबसे ऊपर वाली लेयर का पानी जो रहता है वहाँ की वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है, वो जल्दी मूव नहीं करता। मूव कौन सा करता है, नीचे वाली पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना, नीचे वाला फ्लूइड जल्दी मूव कर जाता है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। तो न्यूटन जी थे, उन्होंने हमारा क्या दिया कि उन्होंने कहा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, है ना। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, है ना, टाउ क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस। और यहीं से हमारा एक टर्म जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या निकल आता है, म्यू du अपॉन dy, है ना, ठीक। तो इसको कैसे लिया इन्होंने, डी अपॉन डी वाई कहाँ निकला, कहाँ से निकला, और टाउ तो शियर स्ट्रेस है वो तो पता रहता है, ठीक। तो डी यू अपॉन डी वाई कहाँ से निकला, चलिए देखते हैं। हमने क्या लिया कि एक छोटा सा इसका एक पार्ट ले लिया, ठीक। मान लीजिए यहाँ फ्लूइड बह रहा था,
ठीक, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, कुछ इस तरीके से बह रहा हो, क्या कर लिया, एक छोटा सा इतना सा पार्ट ले लिया फ्लूइड का हमने। ठीक, इतना पार्ट dy है, मान लीजिए u वेलोसिटी चल रहा था, इतना वर्टिकल यहाँ तक वाला है ना, तो ये du प्लस u है ना। तो क्या हुआ कि न्यूटन जी थे, उन्होंने क्या किए हमारे कि एक फ्लूइड लिया, उसका बहते हुए मतलब उसके बिहेवियर के बारे में हमने देखा। क्या चीज़ देखा कि भाई ये जो हमारा y डायरेक्शन में है dy, और x डायरेक्शन मतलब कितने वेलोसिटी से चल रहा है, y मतलब कितने लेयर्स है ना, क्या हो गया, कितने वेलोसिटी से चल रहा है और ये कितने लेयर, ये हमारा हो गया कि मतलब लेयर्स के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए और ये वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो क्या हो गया, du हमारा क्या है, वेलोसिटी है, और dy क्या है, कितना डिस्टेंस से चला है ना, कितना डिस्टेंस चला ये हो गया, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है इसका रेशियो। इन्हीं के बताया कि ये शियर स्ट्रेस du अपॉन dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और अगर जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या निकलता है, म्यू। ये क्या होता है हमारा, विस्कोसिटी। एक चीज़ होती है न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे न्यूटन्स का जो लॉ होता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन dy, इसको जो फॉलो करता है वो न्यूटोनियन, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। एग्जाम में चीज़ें पूछ सकती है, वो भी हमने दे दिया है। ठीक, बहुत डिटेल में हम भी नहीं जाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। मतलब कि पास्कल लॉ को बताना है और एक एग्जाम्पल देना है पास्कल लॉ का। ठीक, इसको बिगाड़ दे, विस्कोसिटी हो गया। और विस्कोसिटी का वो यूनिट भी देख लीजिएगा, वो जरूरी है। विस्कोसिटी यूनिट कहिए बता दें, टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई हुआ। ठीक, तो इसकी हमें निकाल ली यूनिट, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, यू। यू इक्वल टू कितना आएगा, देखिए टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई है ना। ये क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, टाउ बराबर है बाई ए। ये क्या बताया था हमने, वेलोसिटी है ना। ये टर्म क्या हो गया, वेलोसिटी समझ लीजिए। हाँ, वाई क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। ठीक, एफ न्यूटन हो जाता है, एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड है ना, और डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर है ना। तो इसमें क्या है, देखिए आपको ये दो टर्म कटते हुए दिख रहे होंगे है ना। एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। यानी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। अगर ये टर्म होता है पास्कल, क्या होता है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक, ये क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई इसकी।
इसमें हमको अभी भी डाउट लग रहा है कुछ। फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस भी हो गया मीटर। अच्छा अपॉन में, अरे हाँ ठीक, वही हम कहीं क्या दिक्कत हो रहा है, ये जो है इसके अपॉन में है ना, तभी तो दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब समझ, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी। ठीक, इतना समय अब नहीं है कि बैठ के डिराइव किया जाए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी बुक में दिया हुआ है, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यूनिट केवल आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्कल लॉ है। ठीक, पास्कल जी हमारे क्या थे, उन्होंने क्या कहा कि जो है पास्कल आए, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर स्टैटिक फ्लूइड है यानी रुका हुआ फ्लूइड है तो उसमें प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो किसी भी पॉइंट पे होगी सेम रहेगी, है ना। अगर कहना चाहे कि हिंदी में अगर कहना चाहे कि हमारे पास्कल जी थे, उन्होंने आया कहा कि जो है जो आपके दाब होता है तरल पर किसी भी फ्लूइड में, द्रव में, ठीक तरल में, तो क्या होता है हर जगह समान होता है। ठीक, अगर कहीं भी प्रेशर, अगर हम समझना चाहें एक डायग्राम से तो क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टैटिक फ्लूइड रुका हुआ है, ठीक, तो प्रेशर कहीं भी होगा वहाँ सेम होगा, चाहे वो यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। ठीक, कहीं भी प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी वो सेम होगी। उन्होंने क्या बताया, स्टैटिक फ्लूइड है, अगर रुका हुआ फ्लूइड है और उसमें कहीं भी अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। ठीक, बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, सिंपल सा समझिए। ठीक, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और समझ ले गए तो फिर जिंदगी भर क्लियर। ठीक, यहाँ मान लीजिए कोई पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, ठीक, यहाँ कोई पिस्टन लगा है, एक पिस्टन यहाँ लगाया गया है। ठीक, ठीक, एक पिस्टन यहाँ लगा, एक पिस्टन यहाँ लगा है। तो पास्कल थे हमारे कहे कि प्रेशर की इंटेंसिटी हमेशा फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे सेम रहती है। मतलब जो आपका तरल पदार्थ होता है दाब हमेशा सब जगह बराबर लगता है, बराबर दाब लगता है ना। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि इस पिस्टन को प्रेस किया, इसको क्या किया, दबाया, दबाने से क्या होगा, ये फ्लूइड अपना जगह चेंज करेगा या बढ़ेगा आगे। नॉर्मली क्या होगा, इसको दबाने से वो बढ़ेगा, है ना। हालांकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए सही हिसाब से, है ना। इतनी छोटी चीज़ इसने बड़े से चीज़ पे क्या ही इफेक्ट करेगी, और छोटा कहिए बना दे, है ना, तब भी इफेक्ट करेगा। ठीक, ये क्या हुआ, पास्कल के लॉ। और इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक का बहुत अच्छा यूज़ भी करते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है एग्जाम्पल। तो क्या है, बोला कि प्रेशर हमेशा सब जगह सेम रहेगा। ठीक, इसको यहाँ से हल्का सा दबाया, ठीक, दबाने पे क्या हुआ कि ये फ्लूइड क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, मान लीजिए उठ के यहाँ आ गया, है ना, ये इसकी हो गई नई पोजीशन। ये किस वजह से हुआ, पास्कल लॉ के वजह से हुआ। जैसे हाइड्रोलिक जेट या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक जो आपकी गाड़ियों में लगी रहती है उसमें भी क्या लगता है, पास्कल लॉ लगता है। मतलब एक छोटे से फोर्स लगा के एक बड़ी सी चीज़ को रोक देना, है ना। आपकी जेसीबी चलती है तो उसमें देखते होंगे लिक्विड मटेरियल लगा रहता है और वो ऐसे चला करती है, कूदा करती है ना, जो भी चीज़ें का कंस्ट्रक्शन का। तो वो छोटा सा एक फोर्स लगा के, मान लीजिए एक बटन दबा के, एक गियर हल्का सा दबा के वो चीज़ें को पूरा मूव कर देता है। तो वो क्या है, वो प्रेशर है। ठीक, पास्कल का लॉ है। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, क्या है कि हल्का सा अगर फ्लूइड को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तो क्या हुआ कि बोला है कि सब जहाँ प्रेशर सेम रहेगा। यहाँ प्रेशर डालें तो यहाँ के पार्टिकल में जो प्रेशर है, मान लीजिए पार्टिकल में जो प्रेशर है तो पार्टिकल पूरा डिस्प्लेस होगा ना, कंप्रेस तो होगा नहीं। उन्होंने बोला कि प्रेशर सेम रहेगा, तो मतलब इसके फ्लूइड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, केवल दब नहीं सकता, इनकम्प्रेसिबल होता है ना, दब नहीं सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर इधर से फोर्स लगाते तो फ्लूइड का मान लीजिए ऐसे पार्टिकल्स हैं, इमेजिन कीजिए, दिखते तो नहीं है ना, वहाँ से जब दाब लगाएंगे तो फ्लूइड पार्टिकल ये पूरे डिस्प्लेस होंगे ना, मतलब पूरा हिलेगा। अगर यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, अपनी जगह चेंज करेंगे। पास्कल क्या बोले कि प्रेशर हर जगह सेम रहेगा। तो ये भाई अगर यहाँ प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए दब जाते हैं, तो क्या ये तो अपना प्रेशर मेंटेन करेंगे ना,
ये अपना प्रेशर मेंटेन करेंगे, अपनी साइज मेंटेन करेंगे। भाई यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आ गए, पर साइज इनकी तो नहीं बदलेगी ना, है ना। प्रेशर लगा और ये चीज़ें उठ गई। समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता है फिर कॉल कीजिए। कठिन नहीं चीज़ें, बस समझने में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत ये होता है कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आप उसको परफेक्टली ले पा रहे कि नहीं, मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं, ये चीज़ मैटर करती है। और नहीं समझ में आता है तो आप बताएंगे तो जान पाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता लग सकता ना कि हम कितना बता रहे हैं। आपको समझना है किस तरीके से आप समझते हैं, वो आपका मेथड है। तो पास्कल लॉ बता दिया और इसका एग्जाम्पल भी इसमें हमने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप डायग्राम भी ये चाहें तो बना सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, वर्किंग और डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है ना। हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, नाम से होता है डिफरेंस निकालने के लिए होता है। क्या होता है, डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए होता है। कोई भी लिक्विड अगर हमें उसमें पता करना है कि दाब में कितना परिवर्तन हुआ है, वो किससे निकालते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर से निकालते हैं, ठीक। कुछ इस तरह का लगा होता है, कहीं भी अगर हमें पाइप में निकालना रहता है तो ऐसे करके ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक। तो ये पार्ट, ये क्या है, जो फ्लूइड भरा रहता है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। यही क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये बताता है फ्लक्चुएट होके कि ये जो फ्लूइड बह रहा है इसमें प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है ना। ये चीज़ क्या होता है हमारा मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक। हम केवल सब्जेक्ट का आपको जितने टॉपिक हैं इसके अंदर केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं, बहुत डिटेल हम भी नहीं पढ़ा सकते। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। तो ये पेपर हम अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एक हो गया वैक्यूम प्रेशर और क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। वैक्यूम की स्पेलिंग अधिकतर सब लोग गलत लिखते हैं, देख लीजिएगा वैक्यूम की स्पेलिंग होती क्या है, VACCUM लिख देते हैं, ये नहीं होता, VACUUM होता है, ठीक। वैक्यूम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है वैक्यूम, ठीक। मेजर लोग गलत लिखते हैं, कोई सही नहीं लिखता, सबको पता है, ठीक। वैक्यूम हो गया और एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। इन दोनों प्रेशर के लिए आपको एक हम डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी प्रेशर होते हैं आपके, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। और इसी से आप चाहें तो डेफिनेशन बना के लिख भी सकते हैं, ठीक। ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, है ना। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एकदम एक डेटम मानते हैं, यहाँ से प्रेशर को नापना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाते क्या मिल जाता है सॉरी, यहाँ पे आ जाते क्या मिल जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक, स्पेलिंग लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक, है ना। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट, ये एटमॉस्फेरिक। इस सर्फेस से जब नीचे आते हैं, है ना, यहाँ से जब नीचे आएंगे तो मिलेगा वैक्यूम, है ना। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, वैक्यूम प्रेशर मिलेगा। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर जाते हैं तो गॉज प्रेशर मिलेगा। इसी को कह सकते हैं, अगर आप ऊपर है तो पॉजिटिव गॉज प्रेशर, और अगर नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है यही वैक्यूम प्रेशर, हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव गेज प्रेशर हो जाता है, ठीक। यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव, यहाँ तक आए तो वैक्यूम। ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक। और क्या पूछा है, वैक्यूम प्रेशर पूछा है। वैक्यूम प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे की डायरेक्शन में आते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसके बीच में आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बीच में, तो क्या होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर आता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे की आते हैं हम
तो क्या मिलता है, वैक्यूम। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यहाँ है, मतलब जीरो है, और यहाँ से जितना भी प्रेशर होगा अगर उठ गए यहाँ से, वो सब हमारे प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया, डायग्राम में लिखा, यहाँ से आप डेफिनेशन बना के भी ले सकते हैं, समझ जाएंगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतना डायग्राम। ठीक, आप लोग को चाहे तो नोट करना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टर्म हमारा क्या है, अगला टर्म में हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर और प्रेशर हेड के बारे में दिया है। ठीक, क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर और प्रेशर हेड के बारे में। सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, जहाँ पे आपकी कोई भी बॉडी है ना, जहाँ से आपकी कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये है, इतना पार्ट हमने ले लिया। ठीक, अब ये कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप लोग जानते होंगे है ना, मतलब कि जहाँ बॉडी का होल मास काम कर रहा हो, ये हो गया है ना। मान लीजिए कहे कि भाई सेंटर में अधिकतर का काम करेगा। ठीक, और अगर आपसे कहें कि सेंटर ऑफ प्रेशर इसका ज्ञात करना हो, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एग्जाम्पल से बताता है आपको। ठीक, और मान लीजिए ये कोई सरफेस है ना, यहाँ कोई आदमी मान लीजिए खड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका आदमी। ठीक है, बार बार नहीं इसके। ठीक, ये हो गया आदमी खड़ा। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सी जी, है ना। और प्रेशर कहाँ लगेगा, ये प्रेशर पॉइंट नहीं है। मान लीजिए अगर यही आदमी क्या होता है, गिरने लगता है ना, अगर आदमी क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ आया, बीच में आया, चल रहे थे और गिरने लगे, जब गिरने लगे तो इनका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अब सेंटर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। जब गिरेगा आदमी, इसके जब गिरेगा तो क्या होगा, सारा प्रेशर यहीं पे तो काम करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, उस टाइम पे सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे आपके बॉडी का सभी जितना प्रेशर है लगता है। ठीक, ग्रेविटेशनल प्रेशर समझ लीजिए, कैसा, ग्रेविटेशनल प्रेशर, वो क्या हो जाता है, प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है। ठीक, सेंटर ऑफ प्रेशर आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेशर हेड जान लेते हैं, चलिए क्या होता है। एक चीज़ समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ प्रेशर अलग अलग चीज़। प्रेशर हेड क्या होता है, कोई भी लिक्विड कॉलम है। ठीक, लिक्विड कॉलम है, इसमें जितने हाइट तक आपका लिक्विड भरा है और इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, जितने हाइट तक ये भरा है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जब तक जहाँ पानी भरा है, जो आने वाली सरफेस पे इस पे दाब डाल रहा है, वो क्या होता है, प्रेशर हेड। फार्मूला क्या होता है, सॉरी, P बराबर रो जी एच। किसी भी फ्लूइड में अगर प्रेशर जानना चाहेंगे, अगर हम कहें प्रेशर क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, रो जी एच। P बराबर रो जी एच कहाँ से आता है, आपको प्रेशर का फार्मूला पता होगा, P बराबर F/A, यानी पर यूनिट एरिया पे लगने वाले बल को, है ना, इकाई एक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, फोर्स कहते हैं, वो सॉरी प्रेशर कहते हैं, निकल जाता है गलती में, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना है, F बराबर mg, ए का एरिया है। ठीक, तो देखेंगे टर्म, तो एक टर्म तो मिल गया हमको, क्या क्या चाहिए, रो चाहिए और H चाहिए। ठीक, mg एरिया, है ना, ए से अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, कोई लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड, है ना, एल से, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में जोड़ते या घटाते, डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए अभी फार्मूला लाने के लिए, अभी देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ की जाती है तो कोई पर्पज़ से की जाती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो गया, m इंटू एल अपॉन
ए इंटू एल, ठीक। ये हो क्या क्या जी, ठीक। मास हो गया। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। किसी एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पूरा वॉल्यूम निकल आता है, ठीक। वॉल्यूम क्या होता है, जान लीजिए, किसी का क्षेत्रफल उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और लंबाई गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, वॉल्यूम। ये हमारा लाइफ टाइम काम आने वाला है, इसको समझिएगा, ठीक। अब एम अपॉन वी क्या हो जाएगा, रो, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। एम बराबर रो वी, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये मास, ये हो गई आपकी डेंसिटी, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक। यहाँ क्या निकाले हम, रो हो गया, ठीक। बाकी एम जी हमको पता है, एक एल भी बचा हुआ है ना। तो मास अपॉन वी क्या हो गया, रो, जी भी पता है, और क्या बचा, एल। एल यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड कॉलम में एल क्या होता है, ये हाइट होती है इसकी, है ना। क्या होती है, हाइट, यानी कि प्रेशर हेड। ये एच ही हमारा क्या है, प्रेशर हेड है। तो एच का फार्मूला अगर निकालना चाहे ये वाले फार्मूले से, यहाँ वाले, तो एच का फार्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, पी अपॉन रो जी, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, प्रेशर हेड। इतना चाहे आप डिराइव भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख के बता भी सकते हैं, ठीक। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको एक इम्पॉर्टेंट जितने भी टर्म हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको पढ़ना चाहिए, वो हम लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो हम ये सॉल्व करा रहे हैं इसको पढ़ लीजिएगा, आपका हाइड्रोलिक खत्म है, लगभग कुछ नहीं बचेगा फिर आपके हाइड्रोलिक में, ठीक। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बोला करिए, तब हम जान पाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बताना है। एक मिनट जरा रुकिएगा। कुछ फार्मूला है दोनों के लिए, वो लिख देते हैं, फिर बताते हैं कि चीज़ें हैं क्या। स्टेडी फ्लो के लिए क्या हो गया, ओ सॉरी ये भी होगा यहाँ पर, STEADY, है ना, मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। स्टडी के लिए क्या हो गया, dV/dt 0 हो गया, है ना। dP/dt 0 हो गया, यानी वेलोसिटी 0 होगी, प्रेशर भी 0 हो गया, और डेंसिटी भी 0 हो गई। यूनिफॉर्म के लिए del V/del S इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। डेल का मतलब होता है चेंज, है ना, उसके साथ में जो लग रहा है उसमें चेंज हो रहा टर्म, ठीक। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, उसमें जो भी चीज़ बदल रही है, आगे लिखी वेलोसिटी बदल रही। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक। इन फ्लो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बह रहा हो उस डायरेक्शन, लेंथ ऑफ फ्लो कहाँ से, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड बह रहा है उसी का, ठीक। तो क्या टर्म है, एक स्टेडी है, एक यूनिफॉर्म फ्लो है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक,
तो स्टडी आपका फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है ना। हिंदी में अगर भी देखना चाहें, हिंदी वाले भी जान लें, हिंदी में देखिए बहुत सही लिखा हुआ है ना। हिंदी जो चीज़ होती है कभी कभार फ़ायदा कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या फ़ायदा कर रही है। स्टडी मतलब होता है स्थिर, और यूनिफॉर्म मतलब होता है समान, और नाम से पता लग गया। स्थिर मतलब, स्टडी मतलब किसी भी पॉइंट पे आपका, अगर हम कोई फ्लूइड ले रहे हैं बह रहा है ना, ये फ्लूइड क्या है आपका बह रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले लेते हैं, ठीक, ये फ्लूइड क्या था हमारा बह रहा था, अगर हम किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक, तो सब जगह पे यहाँ पर वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर क्या होगा? जीरो, मतलब चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब हर जगह पे अगर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ना वेलोसिटी बदलेगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना प्रेशर बदलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना डेंसिटी बदलेगी, है ना। तो ये चाहें तो आप डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका अगर कोई चीज़ नहीं बदलता है तो वो स्टडी फ्लो के अंदर आता है ना। सिंपल सा। अब क्या है? यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ लेंथ ऑफ फ्लो इन डायरेक्शन। अगर चेंज इन वेलोसिटी किसके? फ्लो के लेंथ के डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं होती तो वो यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे इसकी हिंदी क्या होती है? समान, है ना। हर जगह पे जो आपका फ्लो हो, हर जगह पे क्या हो? इक्वल हो, है ना। क्या हो? हर जगह पे फ्लो आपका क्या हो? इक्वल हो। एक चीज़ और, ठीक, सिंपल से देखिए, इस पे वेलोसिटी चेंज इसमें भी हो रहा है, कहेंगे सर इसमें भी हो रहा है, ठीक। तो इसमें जो वेलोसिटी चेंज होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, है ना। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या होता है? चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो में, सिंपल समझिए, अब एकदम सब कुछ हो जाकर भूल भाल जाइए कुछ लिखा भी, ठीक, समझिए केवल क्या है। यूनिफॉर्म क्या होता है? जिसका वेग जो है कब, कितने, किसके रिस्पेक्ट में? स्पेस के रिस्पेक्ट में डज नॉट चेंज, मतलब बदलता नहीं है, ठीक। यूनिफॉर्म फ्लो क्या है आपका? यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उस वो सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, अगर उसकी वेलोसिटी बदलती नहीं है तो क्या हो जाता है? सॉरी, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी नहीं चेंज होती, मतलब समय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? जीरो। फार्मूले से एज इट इज है, अगर फार्मूला लिख दिए डेफिनेशन खुद लिख लेंगे आप, ठीक। इसीलिए मैंने पहले फार्मूला लिखा हुआ था, कभी कभार हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए देखिए हम अटक गए। है कुछ नहीं, सिंपल चीज, बट एट द टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगी। और फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे तो तुरंत अपने आप बना लेंगे आप डेफिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाइड्रोलिक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपका, ठीक। केवल फ्लूइड के बिहेवियर को समझना है, समझ समझ के जो चीज़ें आप देखते हैं जनरल लाइफ में वो चीज़ें लिखनी है, कुछ नया नहीं है। चलिए देखिए अगला हमारा क्या है। कुछ टर्म दिए हैं उसके बारे में लिखना है, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन। फ्लो तो और भी होते हैं, अभी हम लिखेंगे लास्ट में वो चीज़ें, ठीक। पाथ लाइन सॉरी, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्टीम लाइन, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में देख लेते हैं बारी बारी, ठीक। अगर कोई भी फ्लूइड आपका बहता है ना, अगर आपका कोई फ्लूइड बह रहा है, वो क्या करता है? एक पाथ को फॉलो करता है। क्या करता है? एक पाथ को फॉलो करता है, यानी कि
फ्लूइड आ रहे हैं, सब इसी पार्टिकल जा रहे हैं, दूसरा फ्लूइड आया वो भी इसी पाथ से होके जा रहा है ना। क्या एक पाथ में एक ही रास्ते से फ्लूइड के पार्टिकल जब गुजरते हैं बार बार तो क्या हो जाता है, वो पाथ लाइन, ठीक, उसका पाथ फिक्स है कि वो यहीं से जाने वाला है ना। वो क्या है, इसी पाथ को रिपीट करने वाला, ये एक पाथ है, इसी को रिपीट करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा पाथ लाइन फ्लो। ठीक, हिंदी में क्या है, पथ रेखा, है ना। हिंदी में क्या है, पथ रेखा, जो पथ को फॉलो करता है आपका फ्लूइड का पार्टिकल, वही क्या बन जाता है आपका पाथ लाइन फ्लो, जब वो एक वे को फॉलो करे तो पाथ लाइन। ठीक, स्ट्रीक रेखा क्या होता है, स्ट्रीक लाइन के लिए देखिए एग्जांपल बनाते हैं, लगते थोड़े बहुत टर्म एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जितने भी टर्म्स हैं इसमें। ठीक, ये क्या हुआ, ठीक, हमने कोई क्या हुआ, एक फ्लूइड या लिक्विड या फिर गैस कुछ भी बह रहा था, लिक्विड बह रहा मान लीजिए। ठीक, हमको पता करना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या हुआ कि इसमें एक कलर डाल दिया, है ना। इसी स्ट्रीक लाइन को फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक, फिलामेंट लाइन भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, फिलामेंट लाइन, हाँ, FILAMENT लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिलामेंट लाइन और स्ट्रीक लाइन एक ही चीज़ होती है, दूसरा नाम देके पूछ लेंगे है वही चीज़, अगर नहीं देखे रहेंगे बुक में आपकी तो छोड़ के चले आएंगे। ठीक, स्ट्रीक लाइन क्या हो गया, अगर कोई भी हम इसमें क्या करते हैं, फ्लूइड बह रहा था और यहाँ से कोई कलर डाल दिए, है ना, तो अब ये कलर जो होगा मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, कलर क्या हो रहा है, इसी फ्लो पे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये बताएगा कि ये फ्लूइड कैसे बह रहा है। इसी फ्लूइड के फ्लो को जानने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक दूसरा कलर डालते हैं, तो उससे क्या पता लगता है कि ये जो हमें मिल रहा है, ये फ्लूइड पार्टिकल्स कहाँ से होके गुजर रहे हैं, है ना, कहाँ से होके गुजर रहे हैं, और यही फ्लो जो हमारा होता है ना, ये क्या है, ये स्ट्रीक लाइन फ्लो होता है। ये क्या होता है, स्ट्रीक लाइन फ्लो होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये होता है कि अगर हम किसी भी कोई भी पॉइंट लेते हैं और वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो इसकी वेलोसिटी, ये फ्लूइड यहाँ से जो पार्टिकल था, मतलब एक कण जो लिए, पार्टिकल लिए, वाटर पार्टिकल, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी बताता है ना। इसकी डायरेक्शन जो रहेगी, तो मतलब जो टेंजेंट रहेगी यहाँ पे, यहाँ से जो खींचेंगे आप टेंजेंट, वो क्या दिखाएगी, इस फ्लूइड की वेलोसिटी को दर्शाएगी। आप चाहें तो डेफिनेशन में भी ये ले सकते हैं कि अगर हम स्ट्रीम लाइन फ्लो को देखते हैं, यानी कि क्या है, धारा रेखी प्रवाह होता है, तो धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है, धारा एक रेखा में बहती है, प्लस अगर उसका कहीं भी कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं और वहाँ पे टेंजेंट खींच देते हैं, तो वो उस पॉइंट क्या मतलब ये उस पार्टिकल के किसको, वेलोसिटी को दर्शाती है। इतना सिंपल सी, ठीक, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। और कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ खींचे हैं, हम यहाँ खींच दे रहे हैं, है ना, हम चाहे यहाँ खींच दे रहे हैं, हम चाहे यहाँ खींच दे रहे हैं, है ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, जहाँ यहाँ खींच दिए, है ना, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है ना। ये क्या हो गया, स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना। ये क्या था, स्ट्रीक लाइन फ्लो। एक पाथ क्या होता है, पाथ लाइन एक ही वे को फॉलो करे। बोलते बोलते गला सूख जाता है। बर्नौली थ्योरम क्या है और उसके एजम्पशन, ठीक, बर्नौली इस सबका फेवरेट होता है, सबको पता रहता है। हाइड्रोलिक आयन आए, बर्नौली थ्योरम सबको आती है, और नहीं आती है समझ लीजिए आप नील है। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली क्या किए, उन्होंने क्या किया, स्टेडी फ्लो के लिए एक फार्मूला दिया। क्या दिया, स्टेडी फ्लो के लिए एक फार्मूला दिया।
ठीक, बर्नौली ने क्या किया कि एक फार्मूला दिया, ठीक, किसके लिए कि अगर कोई भी फ्लूइड है, ठीक, कोई भी फ्लूइड है, ठीक, और उसका फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो है ना, क्या है, स्टेडी फ्लो है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्टेडी बताया था इसके पहले, है ना। तो कोई फ्लूइड अगर क्या है, उसका स्टेडी फ्लो है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर उसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ का काइनेटिक हेड यानी v²/2g, ये हो गया काइनेटिक हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर हेड बताया था P/ρg, है ना। और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जेड क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है ना। क्या बताया, v²/2g P/ρg प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पर काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड का सम जो है कांस्टेंट होता है। उन्होंने क्या बताया भाई, तीनों एनर्जीज का सम क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है ना। ये हमारे बर्नौली जी कह के गए। सॉरी, स्टडी नहीं, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, हाँ गलती हो गया, चीज़ें मिस हो जाती हैं इस बार। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए होता है, ठीक। तो ये देखो सम क्या होता है, होता है। और इसका वो देख लें कि जैसे बर्नौली थ्योरम कहाँ कहाँ लगती है, कब कब लगती है, किस किस चीज़ों के लिए, ठीक। उसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिया भी है कि बर्नौली थ्योरम बताइए, स्टेट बर्नौली थ्योरम और इट्स एजम्पशंस, ठीक। बर्नौली थ्योरम को देखिए लिख भी दिया है इंग्लिश में, इसीलिए कहते हैं बर्नौली थ्योरम लिख दिया है ना। बर्नौली थ्योरम की परिभाषा लिखिए, इसकी धारणाएं भी लिखिए, मतलब कहाँ कहाँ लग सकता है, क्या क्या कंडीशन है। चलिए लिखते हैं। और अगर बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल हम अगर जानना चाहें तो वेंचुरी मीटर जो होता है आपका, और ओरफिस मीटर, नोजल, पाइटॉट ट्यूब, है ना, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, बर्नौली थ्योरम के एग्जांपल हैं। बर्नौली थ्योरम का यूज़ करके ही ये सब चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। हर एक जो थ्योरम या फिर लॉ दिया हुआ है जो जनरल हमारी लाइफ में अप्लाई होता है, ठीक, सब लोग जानते हैं, उसी से बनाया जाता है। बस आपको समझना है कि कौन सा लॉ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई हो रहा है। तो बर्नौली थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, पहला है इनकम्प्रेसिबल स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स है, अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको ब्रीफ में। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फ्लूइड, जो हमारे लीजिए टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, लिक्विड में तो क्या लिक्विड, फ्लूइड के अंदर दोनों आता है क्योंकि लिक्विड और गैस, है ना, इसलिए फ्लूइड लिखा जाता है। और क्या है, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन लेस। विस्कोसिटी में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बीच का, है ना, ठीक। और नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन लेस,
जिसमें लेयर्स के बीच में घाटड़ वाला होना, सिंपल वर्ड। और क्या है, स्टडी होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए, स्टडी भी होता है, हमने सही बोला था, इसके पहले जो लिखा था यही चीज़ हमको क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो स्ट्रीम लाइन और स्टडी कंडीशन। तो क्या हो गया कि हमारा जो बर्नौली थ्योरम है उसमें एजम्पशंस क्या क्या हुए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो बर्नौली थ्योरम है उसमें जो हमारा फ्लूइड बह रहा है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, ठीक, टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, नॉन विस्कस होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ऐसे और भी ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टीज़ है, हम इसका एक आपको दिखा देते हैं अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या उसके अंदर है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे बर्नौली के थ्योरम का नोटेशन दिख रहा होगा इस समय, चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑरिफिस मीटर की वर्किंग बतानी है ना, ऑरिफिस मीटर की वर्किंग, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है आपका, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। ऑरिफिस मीटर के बारे में चलिए जानते हैं। सिंपल सा क्या होता है, अगर कोई टंकी है इसमें हम छोटा सा होल कर देते हैं बीच में, तो ये होल क्या आता है, ऑरिफिस मीटर की तरह बिहेव करता है। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक, कैसा आपके बुक में दिया हुआ है, एक हमने समझा दे के लिए बता दिया ये चीज़ें कि ऑरिफिस मीटर क्या होता है, मतलब किस तरीके, ऑरिफिस समझ लीजिए कैसे होता है मीटर के, ऑरिफिस मीटर अब बताएंगे। ऑरिफिस क्या होता है, वो होल जो था वो ऑरिफिस था, ठीक। क्या हो गया, एक पाइप हो गया, इधर से फ्लो बह रहा है, ठीक, क्या हो गया, एक पाइप हो गया, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ किया हमने, एक ऑरिफिस मीटर लगा दिया, ऑरिफिस, ये क्या बन गया हमारा, ऑरिफिस बन गया। बुक में ऐसे नहीं बना, बुक में बना सही, बना ऐसे ही जैसे हम बना रहे थे, कैसे भी हो सकता है चाहे तो, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, एक प्लेट से यहाँ ज्वाइन कर दिए, एक प्लेट से ऑरिफिस प्लेट हो गया, ये ऑरिफिस हो गया। ये क्या कहे थे ना, वो होल जो होता है ऑरिफिस होता है, वैसे यहाँ ये होल जो है ये ऑरिफिस है, ये ऑरिफिस प्लेट है, ठीक। इसकी डायमीटर D1 था और इसको करके हम क्या कर दिए, इतना छोटा ये D2। पाइप देखते हैं हम लोग लिए रहते हैं, जब पाइप से पानी डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम छोटी सी उंगली लगा लेते हैं, तो पानी क्या होता है, वेलोसिटी तेज हो जाती है, तो क्या होता है, यही ऑरिफिस मीटर का भी यही करता है, ठीक। और ये एकदम सेम वेंचुरी मीटर, जिस प्रिंसिपल पे वेंचुरी मीटर काम करता है उसी प्रिंसिपल पे ऑरिफिस मीटर काम करता है, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है।
प्रेशर डिफरेंस के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग, मैनोमीटर, है ना। मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के लिए होता है। बताएगा कि भाई यहाँ जब यहाँ इतनी तेज़ आ रहा था फिर यहाँ इतने से बहने लगा, तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ वो जानने के लिए। ये हमारा लिक्विड कॉलम भरा रहता है ऐसे मैनोमीटर में। ठीक, क्या होता है ये, क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी क्यों लेते हैं हमको, अगर आपको पता हो कि ये जो हम लोग अधिकतर मैनोमीटर जितने यूज़ करते हैं उसमें मरकरी ज़रूर भरा रहता है, तो मरकरी क्यों भरा रहता है आप ज़रा कमेंट करके हमको बताइए। अगर नहीं आता है तो मैं आपको इसके यूट्यूब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं बताऊंगा। ठीक, तो हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक कटा हुआ भाग, है ना। ये दिखाता है कि एक पार्ट लिया हमने पाइप का। ठीक, इसमें क्या हुआ, ऑरिफिस प्लेट लगा दिया, अब इसमें पानी फ्लो होगा। इसके लिए फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला लिख देंगे तो और नंबर मिलेगा। Q/C(A1A2)। अब इतना समय नहीं कि बैठ के आपको एक फार्मूला हम बताएं कि आया कहाँ से। अभी केवल आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी जो पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे कि हम लिख क्या रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा सेमेस्टर। आपको ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, अगर लगातार पढ़ते रहते हैं सामनुसार तो सही रहता है। अगर एक दिन में वाला काम होता है तो फिर वो जल्दबाजी का होता है, आधी चीज़ आती है या तो आर या पार वाला खेल रहता है फिर, और ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। चीज़ें ये ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ें पढ़ते रहे, दिन भर पढ़ते रहे ना, केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। ठीक, अभी थोड़े कहते हैं कि नहीं पढ़ो, लाइफ एंजॉय ही मत कीजिए, पढ़िए ही, ये नहीं कहा जा रहा है। पॉलिटेक्निक में तो कोई प्रेशर नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्लासेस भी उतनी अच्छी नहीं चलती, गवर्नमेंट में पढ़ाते भी नहीं टीचर। पढ़ना आपको खुद से है, टाइम पूरा है आपके पास, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये आपकी फॉल्ट है, आप नहीं पढ़ रहे। तो कुछ लोग डिग्री लेने चले जाते हैं मात्र, पता नहीं किस सोच में। वेंचुरीमीटर से सस्ता भी होता है, क्या होता है, चीपर होता है, इसमें लिखा हुआ बता दे। वेंचुरीमीटर से क्या होता है, ये सस्ता होता है। ऑरिफिस मीटर क्या करते हैं, यहाँ पे एक मतलब प्लेट लगा देते हैं, लगा के इस फ्लो जो बहता रहता है इसको छोटा करके यहाँ से निकाल के, तो ये जो हमारा बहने वाला अब जो यहाँ से फ्लूइड है उसका क्या निकालते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, है ना। रेट मतलब फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लो मेजरमेंट के लिए, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्किंग में किसका कार्य क्या है तो फ्लो मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक, प्रवाह के क्या हो, नापने के लिए। ठीक, इसके प्रवाह को, तरल के प्रवाह को नापने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोग को अगर लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, इतना चीज़ें अगर डायग्राम बना देते हैं, है ना, इतना डायग्राम बना देते हैं और लिख देते हैं जो हम बता रहे हैं, जो जो टर्म है कि ये D1 डाया पाई पलिया एक, पूरी यही कहानी लिखनी है, कुछ नहीं करना है। ये मीटर मैनोमीटर लगा होता है, क्या है, मैनोमीटर, है ना। बुक में भी है आपके, चाहे तो यही सेम डायग्राम। मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाले उसमें ही दिया है। ठीक, तो हिंदी मीडियम वाले भी रेडी रहें क्योंकि इसमें टर्म इंग्लिश के आ जाते हैं, पहले ही बता चुके हैं। यूज़ क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ना। तो एक तरह से हम कहना चाहें तो क्या निकलता है, यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाता है हमारा। तो ऑरिफिस मीटर आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है नॉचेज और वियर क्या होता है ना। तो नॉचेज और वियर का डिफरेंस जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, नॉचेज वियर एक ओवरव्यू हम देना चाहें तो देख लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं नॉचेस वियर क्या होता है एक बार। ठीक, नॉचेस क्या होता है, आपके यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऐसा कट बनाते हैं, है ना, मेटल की शीट लगा के, कि यहाँ से जो फ्लो हो आपका यहाँ से निकल पाए। ठीक, ये आपके क्या हो गए, नॉचेस हो गए। ठीक, और अगर हम यही क्या करते हैं, कोई डैम होता है या वो मतलब कोई भी चीज़ है जहाँ से फ्लो खूब तेज़ आ रहा है, डैम से ही, डैम लेवल पे ही समझ लीजिए, जिसमें मेटल लगता है, उसमें नॉर्मल क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका, कंक्रीट और ये सब लगा के, है ना। यही होती थोड़ी बहुत सेम चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वो मेटल की बनती है नोचेस। और वियर्स क्या होता है, डैम के आगे आपका क्या होता है कि भाई ये शेफ्ट बना दिए जाते हैं कि इसी से पानी होके जाएगा। कभी कभार आप लोग अगर डैम देखोगे, जाएंगे देखेंगे, तो वहाँ देखिएगा कि आपको वियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, बाकी दोनों का डिफरेंस आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेनॉल्ड नंबर। ठीक, तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना पड़ जाता है क्योंकि बोलते बोलते सांस एकदम अटक जाती है, समझ लीजिए गला सूख जाता है बोलते बोलते। ठीक, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, इनर्शिया का, किसके रिस्पेक्ट में, विस्कस फोर्स के, है ना। इनर्शिया और विस्कस फोर्स के रेशियो को क्या कहते हैं, हमारा रेनॉल्ड नंबर। फार्मूला क्या है, रो वी डी अपॉन म्यू। रो पता है आपको क्या है, डेंसिटी है, वॉल्यूम पता है, हाँ, डी पता है। ठीक, रो वी डी अपॉन म्यू। और एक चीज़ और है, अगर रेनॉल्ड नंबर क्या है आपका, जैसे होता है लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ट्रांजिजेंट फ्लो, है ना, ट्रांजिएंट फ्लो। ठीक, सॉरी। तो अगर आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 2000 से क्या आ रही, कम आ रही है, 2000 के अंदर अगर वैल्यू आ रही तो लेस देन 2000 क्या हो गया, लेमिनार हो गया। क्या हो गया, तो कहेंगे लेमिनार फ्लो है। यही इसकी वैल्यू क्या होगी, 4000 से ज़्यादा हो गई तो कह देंगे टर्बुलेंट फ्लो है ना। ठीक, 2000 से कम तो लेमिनार, और 4000 से ज़्यादा हो गया तो टर्बुलेंट, और 2000 और 4000 के बीच में अगर आता है तो क्या हो जाता है, ट्रांजिएंट फ्लो। यानी या तो टर्बुलेंट हो सकता है या तो लेमिनार हो सकता है। ठीक, अगर 2000 से कम है तो वो लेमिनार, सॉरी, और 4000 से ज़्यादा है, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट। ठीक, तो आपको रेनॉल्ड नंबर पता लग गया होगा। ठीक, उसका फार्मूला चाहे नोट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट। ठीक, पूरा दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है। ठीक, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दिखाते हैं। वीडियो पॉज करके हम लोग नोट कर लिया करें, ये नहीं कि सर कह दिए चल फिर जल्दी से आ गए, वो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, इतना आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बता दिया। सिग्निफिकेंस मतलब उससे पता कर सकते हैं कि हमारा फ्लो जो है लेमिनार है, टर्बुलेंट है या फिर ट्रांजिएंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड लॉस इन ओपन चैनल ड्यू टू फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आ सकता है किसी फॉर्म में भी। ठीक, क्या है, हेड लॉस इन ओपन चैनल ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस कितना होता है, किसी भी चैनल होता है उसमें अगर हेड लॉस हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से कितना हेड लॉस होगा,
ये चीज़ हमें बताना है। ये आपके लास्ट के टॉपिक में आता है हाइड्रोलिक के, और कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और इसी में से लास्ट के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो नंबर उठा सकते हैं इसी से, और बहुत ईजी होता है। दो लोग थे, चेजी और डार्सी, ठीक। उन्होंने क्या हुआ कि हेड लॉस के लिए हमारा फार्मूला दिया। डार्सी लॉ क्या होता है? 4FL_V²/2GT, है ना। ये हो गया हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये किसने दिया? डार्सी लॉ। सब टर्म इसमें क्या है, कुछ नहीं, फार्मूला लगाना है। 4FL_V²/2GT। आपका एफ है वो निकालना रहता है बस, बाकी सब चीज़ें आपको पता रहती है। लेंथ क्या है, कितना से बह रहा है, कितना जी की वैल्यू पता ही रहती है, डी पता रहता है ना, डायमीटर कितना है उसका, क्रॉस सेक्शन का, तो सब चीज़ें आपको लगभग पता रहती हैं। केवल आपको क्या पता करना था, एफ वो पता करना रहता है कि ये जो फ्लो है हमारा टर्बुलेंट है लेमिनार, इसके लिए तो फार्मूला दिया हुआ है। देखिए फार्मूला लिख दीजिए, ठीक। है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेमिनार के लिए लगता है, अगर फ्लो क्या है, लेमिनार है, और ये क्या है, टर्बुलेंट। यार ध्यान सुनिएगा, इसके पहले जो बोले भूल जाइए, ठीक। क्या बोला हमने कि जो है इसमें क्या होता है, एफ़ की वैल्यू निकालनी रहती है। एफ़ की वैल्यू कैसे निकलती है, रेनॉल्ड नंबर हमको दिया रहेगा कितना है, ठीक। अगर लेमिनार है ना, यानी कि 2000 से कम दिया हुआ है, ठीक। और टर्बुलेंट है यानी 4000 से ज़्यादा, है ना, 2000 से कम, 2000 से कम मतलब मैक्सिमम 2000, है ना। 4000 से ज़्यादा मतलब 4000 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक। अगर आर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इतनी है, लेमिनार है मतलब, तो ये फार्मूला लगाइए, टर्बुलेंट है तो ये फार्मूला लगाइए, एफ़ की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, FL_V²/2GD। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आप निकाल पाएंगे डार्सी लॉ के फार्मूले से, ठीक। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया तो डार्सी और आप चेजी लॉ जरूर लिख दीजिए, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्या हो गया, चेजीज फार्मूला, चेजीज फार्मूला क्या होता है, V=C√mi, ठीक। एक फार्मूला इसका और देख लीजिए, ये क्या होता है, यहाँ पे जो C होता है √2g/f होता है ना। C क्या होता है, √2g/f होता है, ठीक। इसमें भी एक फार्मूला होता है स्मूथ पाइप के लिए और रफ पाइप के लिए। चेजी फार्मूला जब लगाते हैं हम तो एक फार्मूला दिया जाता है स्मूथ के लिए और रफ के लिए। देखिए स्मूथ के लिए क्या होता है, लिख देते हैं, केवल फार्मूले हैं याद करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप कर सकते हैं, यही से क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। तो कितना होता है स्मूथ पाइप के लिए, कितना 0.005 होता है, ये किसके बराबर होता है, सिमिलरिटी का होता है, लगभग इसके बराबर होता है ना। तो 0.005 हो जाएगा। और स्मूथ पाइप के लिए क्या, स्मूथ, न्यू स्मूथ पाइप, ठीक। और ये ओल्ड रफ पाइप के लिए हो गया, है ना। क्वेश्चन भी दे रहेगा कि कैसी पाइप है, स्मूथ बोलेगा तो एफ़ की वैल्यू इतना यूज कर लीजिएगा, रफ बोलेगा तो एफ़ की वैल्यू इतना यूज़ कर लीजिए। यहाँ आपकी एफ़ की वैल्यू रखिए, जी पता है आपको, यहाँ से आपको सी की वैल्यू निकल जाएगी √mi, बस। तो क्या हुआ, सी की वैल्यू एफ़ की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ना। आपको चेजी फार्मूला पता लग गया और चीज़ें क्या है वो पता लग गई।
सी ही चेजी कांस्टेंट है ना, ये क्या है, चेजी कांस्टेंट। ठीक, तो आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन में क्या हुआ, दो फार्मूले हमने पढ़े, एक पढ़ा डर्सी और एक चेजी फार्मूला, दोनों के लिए फार्मूला दिया। एक ने दिया 4FLV² ये किसने दिया, हमारा डर्सी लॉ ने दिया। ठीक, HF बराबर होता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, और क्या दिए, चेजी ने फार्मूला दिया कि V बराबर C√MI। ठीक क्या होता है, चेजी कांस्टेंट हो जाता है। C की वैल्यू क्या निकलती है, √2G/F से। F क्या होता है, F में स्मूथ पाइप के लिए होता है और आपका ओल्ड पाइप के लिए। स्मूथ मतलब नई पाइप रहेगी तो स्मूथ, काम करते करते ओल्ड हो जाती है तो उसमें रफनेस आ जाती है। ठीक, तो स्मूथ पाइप और ओल्ड पाइप के लिए F की वैल्यू स्मूथ के लिए 0.005 और रफ के लिए आपका हो जाएगा 0.01। ठीक, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ठंडी बहुत हो रही है, सब लोग ध्यान रखिएगा ठंडी का, नहीं फैशनबाजी में थोड़ी ठंडी निकल जाएगी आपकी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हेड लॉस इन ओपन चैनल ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया, वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, इसके बाद इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का डिफरेंस है, वो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप लोग चाहिए तो उसको देख सकते हैं। ठीक, डिफरेंस अब हम नहीं बताने जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पंप का काम क्या होता है समझ रहे हैं ना, पंप जानते होंगे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी पहुंचाने के लिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें क्या होता है, एक सक्शन पाइप होता है। सक्शन पाइप क्या होता है, सक्शन पाइप क्या होता है, सक करता है, वाटर को सक करता है, फिर क्या होता है, फुल प्रेशर लगा के पंप जहाँ तक पहुँचाना रहता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ लग गया पिस्टन। ठीक, पिस्टन से पाइप कनेक्ट होगी, इसको यहाँ जॉइंट किया हुआ है। ये क्या है, फिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, फिक्स है यहाँ पे। ठीक, ये का आपका क्रैंक से कनेक्टेड है। ठीक, क्या सेंटर है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक, तारों का नाम लिख लेते हैं। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक। ठीक, ये पूरा आपका जो बना हुआ है ये हो गया सिलेंडर। ठीक, ये हो गया, यहाँ पानी भरा, यहाँ से पानी पहुँचाया जा रहा है। ये पाइप जो लगी रहती है, ये पाइप जो लगी रहती है ये होती है सक्शन पाइप। ठीक, यहाँ क्या होती है, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी मतलब डिलीवर करता है, पानी को निकालता है। वॉल्व लगे होते हैं, ये दोनों क्या है, वॉल्व।
वाल्व, ये सेक्शन वाल्व डिलीवरी में लगा है डिलीवर करने वाला, और सेक्शन में लगा है सेक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व सेक्शन वाल्व। ठीक, इतने में सेक्शन होता है और इतने में डिलीवर हो रहा है। ठीक, ये पिस्टन होता है, ये तो जान ही रहे होंगे। ये क्या होता है, घूमता है, ये घूमता है तो पीछे जाता है पिस्टन, जब इसको फोर्स करता है, पहले शक करता है, जब फोर्स करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ये वाल्व खुल जाता है, पानी ऊपर जाता है। ठीक, ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस, और पानी ऊपर आपका जाता रहता है ना। समझने की कोशिश करिए, यहाँ क्या हुआ, पानी यहाँ से, यहाँ पे पानी था, क्या हुआ, हमने चला दिया। ठीक, पंप में देखते होंगे लगा रहता है वो घूमता, तो क्या करता है, ये पिस्टन आगे पीछे होता है, किसकी वजह से, क्रैंक की हेल्प से, है ना। क्रैंक देखिए ऐसे डिजाइन नहीं हुआ है कि पूरा गोल करेगा तो ये आगे और पीछे जाएगा। ठीक, मतलब प्रेशर देगा फिर खींचेगा। ठीक, मतलब सक करेगा वाटर को, फिर डिलीवर करेगा वाटर को। यही होता है हमारा क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो पंप के द्वारा क्या करते हैं, एक जगह से पानी दूसरी जगह पहुँचाते हैं, वो भी हाई प्रेशर के साथ। एक पंप और होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, मेरे ख्याल से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का डिफरेंस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पेपर यहाँ ख़त्म होता है। ठीक, और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, ठीक, तो हमको बताइएगा। और एक पेपर अगर आप कहेंगे, आपके डिमांड पे देखेंगे इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस आता है, उस हिसाब से हम एक वीडियो और बना देंगे। वो रहेगा 2022 का पेपर सॉल्व रहेगा। तो पैटर्न का पेपर अधिकतर बदलता रहता है। बदलता क्या रहता है कि ज़्यादा मेन चीज़ें तो आती हैं लिखी शुरुआत के चैप्टर से ज़्यादा पोर्शन आएगा, पर लास्ट वाले पोर्शन क्या होते हैं, लोग स्किप कर देते हैं और वहाँ से नंबर नहीं उठा पाते, पढ़ते नहीं, और रहता कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ठीक, केवल समझने वाला आपका सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।